हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट सेकंड है। इसका पहला पार्ट हम आप लोगों को दे चुके हैं। और जो लोग एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड या यूपी लेखपाल या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, वनडे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह जो है सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसका पहला भाग आपको हम दे चुके हैं, यह दूसरा पार्ट है। इसी तरीके से यह क्रम बाय क्रम चलता रहेगा, डेली बेसिस पर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको हम कराएंगे। कहीं ना कहीं यह सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, गुप्त शासकों ने किस नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। तो देखिए, हलीप कर, हृदय शुल्क, उद्रंग क्या था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हलीप कर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हलीप कर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हुई थी। लाला हरदयाल, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। साइमन कमीशन के आगमन के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। काकोरी षड्यंत्र, गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सी घटना घटी थी बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, काकोरी षड्यंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, पुस्तक इंडिया विंग्स फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक इंडिया विंग्स फ्रीडम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक इंडिया विंग्स फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, विजय लक्ष्मी पंडित, श्याम प्रसाद मुखर्जी। किसके द्वारा लिखित पुस्तक है यह। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंग्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। संघ का नाम और क्षेत्र, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नागरिकता, मौलिक अधिकार। क्या करेक्ट होगा बताइए। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समतावाद। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समतावाद। क्या होगा, समतावाद। यह शब्द जो है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, समतावाद। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अनुच्छेद 26 तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के हित, शिक्षा का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। किससे संबंधित है अनुच्छेद 26। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने नए नीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, 2, 3, 4, 5। बताइए कितने जोड़े गए थे। तो इसमें हो जाएगा 4। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 4 जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान नहीं है। देखिए, कायांतरित चट्टान कौन सा नहीं है। ए संगमरमर, बी क्वार्टजाइट, सी स्लेट, डी चूना पत्थर। क्या करेक्ट होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, चूना पत्थर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चूना पत्थर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चूना पत्थर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथंट कप से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथंट कप से संबंधित है। ए घुड़दौड़, बी पोलो, सी लॉन टेनिस और डी टेबल टेनिस।
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लॉन टेनिस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा लॉन टेनिस। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितने विटामिन होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितने विटामिन होते हैं? 6, 8, 10, 12, कितने विटामिन होते हैं? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8। कितने विटामिन होते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट होगा 8। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन पुराना है? कौन सा वेद सबसे प्राचीन पुराना है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, भगवान बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में आई? ए 12, बी 14, सी 16 और डी 18। तो कितनी महान शक्तियाँ सामने आई? तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य वंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? मौर्य वंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश के बाद शासन किया? तो देखिए, नंद राजवंश, हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश, शुंग राजवंश। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नंद राजवंश। क्या हो जाएगा? नंद राजवंश, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नंद राजवंश। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आत्मा राम पांडुरंग। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। किसकी जो है कि शुरुआत बंगाल में हुई थी? रामकृष्ण मिशन। किसकी शुरुआत बंगाल में हुई थी? रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत बंगाल में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, राधा कांत देव, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। धर्म सभा क्या है? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राधा कांत देव। क्या होगा? राधा कांत देव, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो देखिए, चार ऑप्शन दिया है, पेरिस, लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लंदन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1950, 1952, 1955, 1956। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जो है लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1955, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1955 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की संसद निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? भारत की संसद में निम्नलिखित में से कौन से शामिल होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, प्रधानमंत्री और संसद। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के नाम से जाना जाता है? भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के नाम से जाना जाता है? अध्यक्षात्मक मॉडल, वेस्टमिंस्टर मॉडल, संघीय मॉडल और एकात्मक मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा? वेस्टमिंस्टर मॉडल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेस्टमिंस्टर मॉडल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या दिया है? 22,
कौन सा अनुच्छेद संसद को बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? कौन सा अनुच्छेद संसद को बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा अनुच्छेद 247। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 247 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 247। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के द्विसदनीय संसद का प्रावधान है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्राविधान है? देखिए ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 85। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 79। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 79 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्ष के किस दिन अपसौर नामक परिघटना होती है? वर्ष के किस दिन अपसौर नामक परिघटना होती है? देखिए क्या हो जाएगा? 3 जनवरी, 21 जून, 4 जुलाई और 22 दिसंबर। तो यह अपसौर परिघटना है, यह 4 जुलाई को घटित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश मकर रेखा को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश मकर रेखा को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या दिया है? देखिए 23.5 उत्तरी, 23.5 दक्षिणी और 66.5 उत्तरी और 66.5 दक्षिणी। तो इसमें देखिए कौन सा अक्षांश मकर रेखा को दर्शाता है? तो मकर रेखा को 23.5 दक्षिणी दर्शाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसमें क्या दिया है? देखिए इसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और असम है। तो असम से नहीं गुजरती है। कहाँ से? असम से नहीं गुजरती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और स्थान का सही युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और स्थान का सही युग्म है? ए कैंपोज ब्राज़ील, सवाना ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज अफ्रीका और लानोस यूरोप। कौन सा जो है सही युग्म है? तो इसमें सही युग्म है कैंपोज ब्राज़ील। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैंपोज ब्राज़ील। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग घेरे हुए हैं? कौन सी मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग घेरे हुए हैं? तो इसमें हो जाएगा काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराई मिट्टी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेटराई मिट्टी, सॉरी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा, मृदा संरक्षण की प्रक्रिया में मल्चिंग किसे कहा जाता है? मृदा संरक्षण की प्रक्रिया में मल्चिंग किसे कहा जाता है? सीढ़ीदार खेती और पौधों के बीच खुली जमीन पर पुराल बिछाना, रक्षक मेखला और चट्टानबाद। मल्चिंग किसे कहा जाता है मृदा संरक्षण की प्रक्रिया में? मृदा संरक्षण की प्रक्रिया में मल्चिंग किसे कहा जाता है? देखिए क्या हो जाएगा? पौधों के बीच खुली जमीन पर पुराल बिछाना। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, ओंग और तेल किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ओंग और तेल किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो यह हो जाएगा गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी।
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? ये क्या है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी क्या है? राजस्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? देखिए, भारत में 1 रुपये, क्या दिया है? भारत में 1 रुपये के नोट को छोड़कर अन्य करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ऑप्शन दिया है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार। तो यह हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन दिया है, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसमें सही ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की मुख्य विशेषता क्या रही है? भारत में जनसंख्या वृद्धि की मुख्य विशेषता क्या रही है? जन्म दर में कमी। अत्यधिक वृद्धि की मुख्य विशेषता क्या रही है? जन्म दर में कमी, मृत्यु दर में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी, दोनों में वृद्धि, दोनों में वृद्धि। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का क्या सही है? देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जन्म दर में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी। यानी जन्म लेने वालों की संख्या अधिक है और मरने वालों की संख्या कम है, तो इससे क्या है? जनसंख्या वृद्धि होता रहेगा। तो यही इसकी जो है मुख्य विशेषता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर और थर्मामीटर। तो इसमें होता है सिस्मोग्राफ। भूकंपों को पहचानने या रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रकाश के अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है? प्रकाश के अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और विवर्तन। क्या बोला जाता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। क्या बोला जाता है? वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, मकड़ियाँ जंतु जगत के किस संघ प्रजाति से संबंधित हैं? मकड़ियाँ जंतु जगत के किस संघ प्रजाति से संबंधित हैं? तो मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और निडेरिया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। करेक्ट ऑप्शन होगा आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्या दिया है? कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए दिया है पंजाब, पंजाब दिया है और राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। तो इसमें कालबेलिया का संबंध जो है ये है राजस्थान से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो यह थे आचार्य विनोबा भावे। करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। 4 ऑप्शन दिया है, देखिए गलत मत करिएगा, बाबा आमटे भी दिया है, मदर टेरेसा, जयप्रकाश नारायण। इसका करेक्ट ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, द इमोर्टल्स ऑफ
मेलुआ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए है चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी, देवदत्त पट्टनायक, अरविंद अडिगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। क्या होगा? अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अमीश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 है, पुंग चोलम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पुंग चोलम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो किससे संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर। क्या होगा? मणिपुर। मणिपुर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है, गूंगा नवमी उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? गूंगा नवमी उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। बताइए किस राज्य में मनाया जाता है गूंगा नवमी उत्सव? क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 43, सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये जो प्रसिद्ध जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है यह मनाया जाता है तमिलनाडु। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ये रहे जो है कुल 43 प्रश्न ही है, इसमें 7 प्रश्न कम है। 50 प्रश्न हमने बोला था टाइप मास्टर को, 50 क्वेश्चन दिए थे, उन्होंने 43 प्रश्न ही इसमें रखे हैं, बाकी 7 प्रश्न क्या कर दिए। तो ठीक है, फिर आपको हम कवर कराएंगे अगले सेट में। तो एक बार इन सारे प्रश्नों को आप लोग अपने से भी देख लिया करिए, ठीक है? एक बार जैसे पढ़ लिए, उसके बाद खुद एक बार कहीं इसको नोट कर लीजिए, और नोट कर लेंगे, नोट करके रख लेंगे, तो फिर कहीं जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ जाएगा, 1 2 दिन 3 दिन रह जाएगा, तो अब देखिए जब 2 दिन रह जाएगा एग्ज़ाम, तो आप इतने सारे प्रश्नों को मोबाइल से नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मेहनत किए हैं, उसको कहीं लिखे हैं, कहीं रखे हैं, रिवाइज़ किए हैं, 1 बार 2 बार पढ़े हैं, तो उस समय आप कितना भी बड़ा नोट्स रहे उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो नोट बना लिया करिए, नोट में इसको कहीं न कहीं इसको अच्छे से लिख लिया करिए, और जब लिख लेंगे तो यह पढ़ा रहेगा, और आपको ये भी रहेगा कि इसको हम पढ़े हैं। तो जिस चीज़ को आप पढ़े हैं, तो उसको दोबारा से पढ़ने और समझने में आसानी होगी। आपके मेंटालिटी में ये रहेगा कि नहीं, ये चीज़ हमारे द्वारा पढ़ा गया है, तो जल्दी इसका रिवीजन हो जाएगा। और एकाएक अगर आप सोचिए कि इसको हम एग्ज़ाम के दिन पढ़ के मोबाइल से चले जाएँ और एग्ज़ाम दे लें, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ठीक है, तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।